नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किस वैक्सीन में कितना दम? जी हां, आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि तमाम डॉक्टर्स, सबसे बड़े साइंटिस्ट पूरे विश्व के आखिर क्या कह रहे हैं वैक्सीन पर। कौन सी वो दवा है जो कारगर रहेगी और किन अफवाहों पर आपको भरोसा नहीं करना है। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं किन देशों में मंजूरी मिली है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें फाइजर, मॉडर्ना, ये दो वो दवाएं, वो वैक्सीन जो सबसे पहले अमेरिका ने जिनका ऐलान किया था 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को मॉडर्ना और 11 दिसंबर को फिर से जो शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन में आप देखिए 30 दिसंबर को एस्ट्राजेनेका को इजाजत दे दी गई, 2 दिसंबर को फाइजर को वहां पर इजाजत मिल गई थी। अर्जेंटीना में 23 दिसंबर को गेमेलिया ने, और ऐसी ही जो तमाम कंपनियां हैं अलग अलग मुल्कों में, उन्हें टीके की इजाजत मिल गई है। कहां कहां पर टीका लग गया है? 30 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो गया। आपको बता दें चीन सबसे ऊपर है 45 लाख लोगों के साथ, अमेरिका दूसरे नंबर पर 43,28,705 लोगों के साथ। वहीं तीसरे नंबर पर इजराइल है। इजराइल ने 10,90,000 लोगों को टीका दे दिया है। ब्रिटेन की बात करते हैं 9,47,205 लोग। चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसके बाद 8 लाख लोगों को टीका देने के बाद रूस है। फिर जर्मनी है, 2,38,809 लोगों को दे चुका है। जर्मनी के बाद कनाडा 1,14,766, इटली 84,730 और बहरीन 60,000 लोगों को यहां पर मिल चुका है। वहीं डेनमार्क में हम आपको बताएं, डेनमार्क में भी कई लोगों को, 40,000 लोगों को टीका दिया जा चुका है। इस वक्त सीधे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स के, जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम अन्य डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए डॉक्टर गुलेरिया, वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान की परिस्थिति, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी गई है कि 13-14 जनवरी के बाद से टीका देने की शुरुआत हिंदुस्तान में हो सकती है। किस तरह से इसे हम देखें, और जो तमाम बातें बीते दिन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर हो, भारत बायोटेक को लेकर हो, दोनों ही वैक्सीन पर आज आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी खबर है कि कुछ दिनों में हम देश में वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी हम वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना चाहिए कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों एफिकेशियस हैं। डेटा रेगुलेटर्स ने देखा है, एक्सपर्ट्स कमेटी ने भी देखा, और उसको देख के ही उन्होंने अप्रूव किया है। तो अगर एक्सपर्ट्स कमेटी, जिसमें काफ़ी हर एक स्पेशलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने अगर ये देख के अप्रूव किया है, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे को यही एक मौका है कि हम इस पैंडेमिक से निकल सकते हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हम देख रहे हैं यूके में, यूरोप में सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे केसेस एकदम बढ़ गए हैं और वहाँ पे लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि अभी हमारी जो अच्छी स्थिति है वो खराब हो, वो बिगड़े। इसलिए हम अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी शुरू कर पाएंगे तो लोगों की जान भी बचा पाएंगे, पैंडेमिक से बाहर भी निकल पाएंगे। ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट। वैक्सीन ही एक हमारे पास अभी हथियार है। और दूसरा ये कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं कहा कि जब केसेस बढ़ेंगे, जब कुछ सिचुएशन होगी, तब हम वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। हमें एक्टिवली जितने डोजेस वैक्सीन के मिल जाएं, जो सेफ है, जो इफेक्टिव है, उनको लगा देना चाहिए और आगे रोल आउट करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करना चाहिए। अपने रेगुलेटर्स पर विश्वास करना चाहिए, कंट्रोवर्सी से हटकर आगे बढ़कर अब सभी को वैक्सीन के लिए तैयार रहना है। लेकिन अभी तो जिन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये आपको नहीं लगता है जब हम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे और उसके बाद जब 2 करोड़ लोगों को देंगे, उसके भी जो रिजल्ट्स होंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग रहेंगे? बिल्कुल। तो अगर हम वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को फॉलो अप नहीं करेंगे। हमें अभी कई और इंफॉर्मेशन चाहिए कि वैक्सीन की लॉन्ग टर्म सेफ्टी कितनी है,
वैक्सीन जो है वो कितनी देर तक इम्यूनोजेनिक रहेगी, कितनी देर तक हमें प्रोटेक्शन देगी, कि हमें फिर से ये डोज लगाना पड़ेगा कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कोविड से निकलने के लिए, क्या ये वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, डिजीज से। ये भी हो सकता है कि हमें वैक्सीन लगाई, कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, जुकाम नजला खांसी हुई, लेकिन इतनी सिवियर इन्फेक्शन नहीं हुई कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो वो लोग फिर इन्फेक्शियस तो हैं, वो औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, और उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन लोगों को ना इन्फेक्शन दें जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। इसलिए कई चीजें हैं जो हमें आगे देखनी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें अब वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो कोवैक्सीन है उसको एक ट्रायल मोड में वैसे भी फॉलो किया जाएगा, और अभी तक जो ज्यादा डोजेज हैं वो कोविशील्ड के हैं। इसलिए इस कंट्रोवर्सी से निकल के अब आगे की प्लानिंग करें कि इतने सारे हम लोगों को वैक्सीन कैसे करेंगे, किस चरण में कितने लोगों को देंगे, स्टेट्स इसमें कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। एक बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने है। हम 2 दफा वैक्सीन लगानी है, ये मतलब जो हम इलेक्शन करते हैं हर 5 साल में, उससे भी बड़ा टास्क है। तो इस पे पूरी आप मेहनत और सब लोगों को कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े पैमाने पर होना है। अब मैं आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दूं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी बात आप सुन रहे थे, डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर गंगाखेडकर, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, फॉर्मर हेड साइंटिस्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज ICMR है। डॉक्टर शेखर सी मांदे, सेक्रेटरी DSIR और डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम तलावलीकर, एसोसिएट स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, CSIR से जुड़े हुए हैं सलाहकार के तौर पर। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाकई सही बात कही है। जिन चुनावों को हम देश में करते हैं आयोजित, उससे भी बहुत बड़ा टास्क है। फर्स्ट डोज देना है, सेकेंड डोज देना है एक पीरियड के बाद, और फिर उन पर भी नजर रखना, और इनसे क्या लर्निंग्स आती है। वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें, जो अफवाहों का संक्रमण है, वो सबसे खतरनाक है। इसलिए आप क्या कहेंगे आज जब यह ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी के बाद ये वैक्सीन की टीके का देना शुरू हो सकता है? डॉक्टर त्रेहान। ये तो काफी उत्साह की बात है कि उपलब्धि हो गई है वैक्सीन की, क्योंकि आप ये देखेंगे कि वैक्सीन की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स हो गए, फेज 3 ट्रायल भी हो गया, इसका मतलब कि सेफ्टी और एफिकेसी तो एस्टैब्लिश हो गई है। अगर जो आप ये देखें कि जो मेथोडोलॉजी हमने चूज करी है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले मिलेगा ये डोज, 3 करोड़ लोग हैं। 2 बातें इसमें आती हैं कि ये वॉलंटरी है, ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती सबको लगाना है। तो इसीलिए ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसमें लोगों को मतलब चाहे नॉलेज है कि नहीं है साइंस का, क्योंकि ये आप ये भी सोचेंगे कि ये जो हम कहते हैं साइंटिफिक रिगर, उसके थ्रू ये स्टडीज करी गई है और उस पे ये खरी उतरी है, तभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। अब आप ये भी देखें कि जो इतनी हमारी एजेंसीज हैं, अगर जो वो एक्सपर्ट पैनल थी, DCGI है, ICMR है, सबके इनपुट, डॉक्टर गुलेरिया के भी सारे इनपुट्स हैं, डॉक्टर पॉल के भी, इन सब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये अपना नाम किसी पे ऐसे नहीं रखेंगे कि भाई इसका तो कोई पर शक है कि ये सेफ है कि नहीं। सो जब हमें इतना पता लग गया कि इसकी सेफ्टी ट्रायल्स हो चुकी हैं, और अभी तो जैसे एस्ट्राजेनेका इज अवेलेबल, और उसका डेटा इंडिया में ही नहीं कई कंट्रीज में हुआ है, और यूके ने उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और उसकी दूसरी जो हमारे को कॉन्फिडेंस है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और उनकी ये आज से नहीं कई डेकेड से, तो उनकी रेपुटेशन भी ऑलरेडी काउंट करती है। तो इसीलिए अब जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है, जो सारा टाइम इस खतरे में है कि उनको हो सकता है, उनकी फैमिलीज को हो सकता है, उनके बुजुर्गों को हो सकता है, उनके लिए अगर जो आप रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालेंगे
तो ये जायज है कि इसका बहुत फायदा होगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये बात सही है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगेगी, कोई अगर जो शंका रह जाती है वो भी शंका पूरी हो जाएगी जैसे लोगों को लगेगी और पता लग जाएगा कि सेफ्टी से चल रहा है, उनकी एंटीबॉडीज बन रही हैं और कितनी देर तक चलेंगी वो भी टाइम बताएगा। बिल्कुल। डॉक्टर गंगा खेड़कर, बिल्कुल जी, बात पूरी कर लें सर, बात पूरी कर लें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर, ये फिजूल है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करना अच्छी बात नहीं है। बट अगर जो लोगों के मन में शंका हुई है तो ये चॉइस उनके पास है, वो भी वेट कर सकते हैं कि भाई लग जाए, 1,00,000 2 लाख को लग जाए, फिर मेरी शंका दूर होगी, फाइन। पर उनको जो रिस्क है इन द मीन टाइम वो रिस्क वो सहेंगे। तो ये रिस्क बेनिफिट रेशो का सवाल है। इमरजेंसी यूज के लिए इसीलिए अप्रूव करी गई है कि जो लोग रिस्क में है, जितना इसका रिस्क है, जितने लोगों को हो रहा है, जितने लोग अपाहिज हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये इमरजेंसी यूज की ऑथोराइजेशन दी गई। बट साइंटिफिक स्टडीज ऑलरेडी हुई हैं इसके ऊपर, ये नहीं कि ये ऐसे ही अप्रूव हो गई। डॉक्टर गंगा खेड़कर, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, चाहे मोबाइल के जरिए हो, तरह तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, बहुत सारी जो अनवांटेड चीजें हैं उसको जानबूझकर फैलाया जा रहा है, और कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि सरकार की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, कोई दूसरा कह रहा है कि विश्वसनीयता नहीं रही है। इन सब के बीच आपको क्या लगता है, ऐसी बातें आप लोग क्या समझा सकते हैं जिससे लोग भरोसा रखें और समझें कि ये वैक्सीन क्यों इस वक्त जरूरी है? और तभी कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पब्लिकली ये वैक्सीन ले रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा जगे। लोगों का भरोसा सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर ने लिया उससे होना नहीं चाहिए। लोगों को ये समझना है कि ये पूरी सिस्टम होती है। सिस्टम ने बोला है कि ये वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, अप्रूवल मिलने के बाद में हमको दूसरा सोचना पड़ेगा। अगर मैं ना लूं तो उसका नुकसान कितना भुगतने को मैं तैयार हूं। मैं खुद नहीं, मेरी फैमिली भी उसकी वजह से तकलीफ में आएगी। मेरे जो रिश्तेदार है उनको तकलीफ होने का डर रहेगा, दोस्तों को तकलीफ होने का डर रहेगा। उससे बेहतर है हमको एक सोच सुधारने का सोचना चाहिए। अब जब हम ये करने जाएंगे तो आपको मालूम है, हम लोग जब सोचते हैं तो हमको जो चीजें याद रहती है उनमें बुरी चीजें बहुत जल्दी याद रहती है। आप ये देखते हैं, अभी 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, आपके ही रिपोर्ट ने पहले बताया। अब वो 1 करोड़ लोगों में शायद 3 या 4 लोगों को उसकी थोड़ी रिएक्शन दिखाई दी, उससे किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनको जो शॉक हुआ उसमें से हम उनको बाहर निकाल पाए हैं। अब हमारे अगर जहन में यही रहेगा कि 4 लोगों को ऐसे हुआ, अब उसका जब मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये समझने की क्षमता चाहिए कि ये लाखों लोगों में एक आदमी को हुए वाली चीज है, लेकिन उसको मैं ज्यादा सोचूंगा और लोगों को वही बताऊंगा तो उससे मुझे बहुत दिक्कत हमको कंट्रोल करने में आएगी। सबसे बड़ी बात, जो सोशल मीडिया से जो आपको मैसेजेस आते हैं, आपके लिए कोरोना हेल्पलाइन है। कोरोना हेल्पलाइन से आप पूछ सकते हैं क्या ये मैसेज ऑथेंटिक है। अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। बगैर देखे फॉरवर्ड करना यानी सब लोगों को, अपने समाज में के लोगों को कहीं गलतफहमी में रखना, इस ढंग का हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप काफी जगह पे सुन रहे हैं कि ये वैक्सीन के अंदर पोर्क के कुछ हिस्से हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों वैक्सीन में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये वैक्सीन के ऊपर आपने जब ये बोलते हैं कि कोई नपुंसक हो जाएगा, इसके लिए भी ये दावा करने के लिए कोई आधार ही नहीं है और इस ढंग से कोई नपुंसक नहीं होगा। तो हमको सही बातों पे भरोसा रखना है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि जितने जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाए तो ये डिसीज के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो गलत चीजों पे भरोसा मत रखो, गलत चीजें प्रोपोगेट मत करो, और कम्युनिटी ने, हर एक ने सही जो इंफॉर्मेशन है दूसरों को देने की कोशिश करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अन्य डॉक्टर्स के पास जाऊं, डॉक्टर गुलेरिया, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूं। इस सवाल का सामना आपने भी किया होगा। हम लोग भी जर्नलिस्ट के तौर पर जब भी कहीं जाते हैं तो लोग ऐसे जो इक्का दुक्का साइड इफेक्ट वाले केसेस होते हैं उसको बहुत स्ट्रांगली सामने रखते हैं और उसको लेकर शक जाहिर करते हैं, संदेह
पैदा करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? और जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज वन एक्सपेक्ट आफ्टर द वैक्सीनेशन बिगिंस, यानी एक बार टीका लगना शुरू हो तो उसके बाद आदमी क्या उम्मीद करे कि क्या बदलेगा, कैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेरिया? दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है, अगर हम वैक्सीन की बात करें और अगर हम पूरी वैक्सीन ट्रायल्स देखें जो दुनिया में हुई है, सारी वैक्सीन को हम एड ऑन करें जो लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो लगभग 90,000 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन का ये टीका लगा है डिफरेंट ट्रायल्स में, चाहे मॉडर्ना की बात करें, फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की या भारत बायोटेक की, या फिर और डेटा जो है रशिया से या चाइना का। किसी में भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कोई सीरियस कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट का कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो लोग देखते हैं, रेगुलेटर्स देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो साइड इफेक्ट देखते हैं, चाहे वो एनिमल स्टडी हो, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो। इसलिए साइड इफेक्ट्स का कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स जो लोकल 5 to 10% में हो सकते हैं, वो यही है कि जहां इंजेक्शन लगा वहां थोड़ी सी दर्द हुई, 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ, या थोड़ी बॉडी एक्स या जॉइंट पेन्स हुई, ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हमें दोनों डोजेस लगाने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हमने एक डोज लगा लिया तो इसके बाद हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी और हमें दूसरा डोज नहीं लगाना। दोनों डोज लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्टर इफेक्ट मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरा, जो हमारा ऑप्टिमम जो इम्यूनिटी मिलेगी वो दूसरे इंजेक्शन के 2 हफ्ते बाद तक मिलेगी। तो इसलिए उस टाइम तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभा के रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने पहला टीका लगा दिया और अब मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। वो गलत धारणा होगी और उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक दफा जब आपको टीका लग जाएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी तक काफी एविडेंस है कि एटलीस्ट सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। जो भी लोगों को फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन लगी है, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो या ना के बराबर ही हैं जिनको सिवियर इन्फेक्शन हुआ और आईसीयू में आना पड़ा। मेजॉरिटी जिनको अगर थोड़ा बहुत भी कोविड हुआ है, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो इससे हमारा डेथ रेट कम होगा, हमारे जो लोगों को जो जान जा रही है वो उसको हम रोक पाएंगे। और जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वो रोज देखते हैं कि कैसे कैसे अनफॉर्चुनेटली इन ऑल एज ग्रुप्स पीपल गेट सिवियर कोविड एंड डाई बिकॉज ऑफ इट। वो हम रोक पाएंगे। हम बाहर ये इसकी गंभीरता नहीं समझ पाते, लेकिन वो परिवार जिनमें किसी को ऐसे सीरियस इन्फेक्शन हुई और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट आ गया और कई दिन वेंटिलेटर के बाद उसकी जान चली गई, वो फैमिली तो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और वो ये कहते हैं कि आप चाहे कितने परसेंटेज कहो कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट इतना कम है, हमारे लिए तो वो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। अगर हम 3 मेंबर्स थे और फैमिली में और एक मर गया तो हमारा तो 30% हो गया। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन इज द ओनली वे आउट जिससे हम अपनी डेथ रेट कम कर सकते हैं और उससे केसेस भी कम होंगे। और अगर हमें बैक टू नॉर्मल आना है, अपनी जिंदगी, अपनी इकोनॉमी, स्कूल, सारों को एक वापस पटरी पे लाना है, तो फिर वैक्सीन ही एक रास्ता है। डॉक्टर राम, 45 दिन वैक्सीन के बाद, यानी कई लोग अभी मन बना रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर 14 जनवरी से, अब तो दिन बहुत कम बचे हैं, वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है। पहले 28 दिन का गैप पहले और दूसरे डोज में और फिर 15 दिन, ये पूरा 45 डेज भी बहुत ही सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों को। डॉक्टर राम। बिल्कुल मैं एक दो चीज बोलूंगा कि सिर्फ ये वैक्सीन आ गई है इससे हमें कॉम्प्लेजेंसी में नहीं जाना है। इनफैक्ट हमारे जो मेजर्स हैं वो और भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जो शुरू का विंडो है 7-8 दिन का विंडो है और वो इंडिविजुअल वेरिएबल विंडो है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट हो जाए 7 दिन में, मेरे अंदर 10 दिन भी हो सकता है, बिकॉज इम्यूनोलॉजिकली वी आर ऑल डिफरेंट एंड सब पॉपुलेशंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जो मेजर्स हैं अभी उनको और भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें उन्हीं मेजर्स को अच्छे से उनको करना है, तभी इस वैक्सीन का जो चेन ब्रेक, वायरल चेन ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, तभी हम उस स्टेज पर पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझें। और दूसरा, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। मैं इतना बोलूंगा कि ऐसी त्रासदी 300 या 400 साल के बाद आती है विश्व में, और पूरी दुनिया आज इससे जुड़ी हुई है। इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, मैं डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस से मैं जुड़ा रहता हूँ उस सिस्टम के साथ।
इतनी इंटेंस डिबेट होती है, इनके जो SECs होते हैं, तो 20 लोग जो जो बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड के, उनके डिसीजन को डायरेक्टली डाउट में लाना ये ठीक नहीं है। जी, डेटा आएगा, पब्लिश भी होगा, और बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन एक्सपोज। एक और बात मैं बोलूंगा कि जो प्लेटफॉर्म हमारे पास इंडिया में इस वक्त है, वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म है, बिकॉज जो mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है फाइजर और मॉडर्ना का, उसका अभी टेस्ट नहीं है, ये नया प्लेटफॉर्म है। बट जो एडिनो वायरस वाला प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी 1-2 वैक्सीन में कमर्शलाइज है। और तीसरा जो सबसे पुराना मेथड है वैक्सीन बनाने का, जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसका एक एडवांटेज है कि अगर बाद में कोई म्यूटेशंस डेवलप होते हैं, क्योंकि ये पूरे वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। डॉक्टर राम, आप ही के सवाल से मैं जल्दी से डॉक्टर तलावकर से एक रिस्पांस ले लेती हूँ, फिर मैं डॉक्टर नरेश शेहान, डॉक्टर गुलेरिया आपके पास फौरन आऊंगी। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपके देश में ब्रिटेन से हमने खास तौर पर डॉक्टर विक्रम को इसीलिए जोड़ा है, हमारे दर्शक भी समझेंगे, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां पर नए सिरे से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप वैक्सीनेशन वहां पर कर रहे हैं और अब लगभग चौथे नंबर पर है वर्ल्ड के कंट्रीज में जिनमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा किया गया है। लगभग 10 लाख के करीब, डॉक्टर विक्रम अगर मैं सही हूं, आपका मुल्क में वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। लेकिन दो बातें, एक तो वैक्सीनेशन का किस तरह से रिस्पॉन्स बाकी लोगों में है, दूसरा फाइजर mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसको आप दे रहे हैं, और अब ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन भी आप लोगों ने एस्ट्राजेनेका का अप्रूव कर दिया है। तो क्या इसको लेकर भी अलग अलग रिस्पॉन्स है वहां पर साइंटिस्ट का, आम लोगों का? धन्यवाद अंजना जी। तो दोनों सवालों के जवाब, एक तो फाइजर नहीं तो एस्ट्राजेनेका में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइजर पहले अप्रूव हुआ, इसीलिए फाइजर से स्टार्ट किया गया। दोनों वैक्सीन से 90% से ज़्यादा एफिकेसी है, इसीलिए जो भी कोई डोज पहले मिलता है वही ऑफर किया जा रहा है। सो कोई डिफरेंस नहीं है। जितने डोज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में और मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे डोज आते जाएंगे NHS के थ्रू दिए जाएंगे। कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा फाइजर नहीं तो एस्ट्राजेनेका में। सेफ्टी एफिकेसी दोनों की उतनी अच्छी है। और जो वैक्सीनेशन हो रहा है अभी, प्लान तो ये है कि मार्च अप्रैल तक 30 मिलियन लोगों को दिया जा सके, जो भी कोई वल्नरेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दिया जा सके। अभी तो ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन है, इसलिए ज्यादा फैल रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि संक्रमण ज्यादा हो रहा है। पर ये रेस है, इन्फेक्शन एक तरीके से हो रहा है, उसके इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक रेस है। जब तक हम जितने लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यून कर सकते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल तक तो यही आशा है कि संक्रमण बहुत कम हो जाएगा और स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर त्रेहन, आपके पास आते हुए, दरअसल उन्होंने पूरा जो पिक्चर अभी ब्रिटेन का है, अब नतीजे आते आते तो अभी टाइम लगेगा, मार्च के बाद ये पूरा गैप तो है ही लगभग 45 डेज का, 45 दिन का, जिसमें तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं ये एक कंपैरिजन करके समझना चाह रही थी कि कोई mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर का है, और स्पाइक प्रोटीन के जरिए ये जो ऑक्सफोर्ड और ये वाला हमारा वैक्सीन है, क्या इन दोनों में भी फर्क है? और सूटेबिलिटी के हिसाब से क्या इंडिया के लिए ये वाले वैक्सीन प्रोटीन बेस्ड ज्यादा बेहतर है? तो एक तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, अल्टीमेट गोल तो सेम है कि प्रोटीन के जरिए बॉडी में रिस्पॉन्स किया जाए। रूट डिफरेंट है, RNA का थ्रू द सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये रिएक्शन है प्रोटीन को। तो इम्यूनिटी जैसे हम कहते हैं वो तकरीबन सेम ही आएगी। ये जो भी स्टडी शो कर रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला, यूके में उनका ये विचार है कि 90% दोनों में आएगी, तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। तो ये तो अच्छी बात है। बट हिंदुस्तान के लिए फाइजर इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, क्योंकि उसको स्टोर जो करना पड़ता है वो -70 डिग्रीज पे करना पड़ता है। एक तो ये बात है। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट विलेज लेवल ये स्टोरेज मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि इट इज एक्सपेंसिव, और वो $60-70 का अगर जो एक ट्रीटमेंट या एक डोज मिलेगा, तो हमारी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो सूटेबल ही नहीं है कि इसको लगाएं। तो हमारी जो खुद की बनाई हुई इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट की क्वालिटी अच्छी है और उसके लिए वो उपलब्ध भी है, और गवर्नमेंट को तो 200 रुपए में मिल रही है।
पर डोज। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कितने, जैसे 30 करोड़ लोगों का गवर्नमेंट ने मतलब उनको ऑर्डर दिया है कि पहले 3 करोड़ लगेंगे फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स, पर हमें हर्ड इम्यूनिटी पहुंचने के लिए कोई 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा टास्क है, पर ये जो मैस वैक्सीनेशन है ये हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी चली है कि जैसे पोलियो था, उसके अंदर देखोगे कि आपके गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, एनजीओज ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये सारा टास्क पॉसिबल किया था। अब गवर्नमेंट इसको रोल आउट कर रही है, इसको कॉशियसली करना है कि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अमेरिका में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, कोई किसी का नाम मैच नहीं कर रहा, तो किसी को मिला नहीं है, तो कहीं वैक्सीन नहीं पहुंची। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये आप देख रहे हो कि ड्राई रन किए गए, ये इसका प्रोटोकॉल बन गया, इसकी डिपोज बन गए कि भाई यहाँ पे स्टोर करी जाएगी, और इसको एस्ट्राजेनेका को 2 to 8 डिग्रीज में करना है, जो फ्रिज लेवल कर लेता है। तो उसकी तो फीजिबिलिटी हमारे पास विलेज लेवल में भी है, तो सेफ्टी बढ़ जाएगी, इसकी सूटेबिलिटी बहुत अच्छी है हिंदुस्तान के लिए। और जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों को जैसे हो सकता है कि ये जो वायरस गया है, ऑल्दो जितने हमें मिले हैं या नहीं मिले, पर एटलीस्ट अनुमान ये है कि 20 से 30 करोड़ लोगों को ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है। और अगर जो 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी इमिनेंट है कि आ जाएगी, उससे बहुत राहत मिलेगी कंट्री को। तो इसके अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमें सबको साथ लेके इसको, ये टास्क को अकम्प्लिश करना है जी। और जैसे लगता है लोगों की शंका कम होती जाएगी, और ये जो बेकार की कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है ये अपने आप ही डाई डाउन हो जाएगी, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चूंकि अब हम बुलेटिन के दूसरे हिस्से में आ रही हूं, तो एक सवाल जो बच्चों को लेकर उठ रहा है, जिसके मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव हुआ है, और कोविशील्ड अबव 18 यानी 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। क्या बच्चों के लिए ये वैक्सीन शुरुआत करनी जरूरी है? क्या जो ये एज का मापदंड है उससे भी वैक्सीन के बारे में कुछ पता चलता है बच्चों के नजरिए से? डॉक्टर गुलेरिया, क्या बताएंगे आप? बच्चों में वैक्सीन करना तो एक टाइम पे जरूरी होगा, क्योंकि ऑल्दो बच्चों में माइल्ड बीमारी होती है और उसमें मोर्टेलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे तो ये डर रहता है कि बच्चों में इन्फेक्शन ना हो और वो इन्फेक्शन लेके घर आए और घर में फिर किसी बुजुर्ग को या किसी और कोमॉर्बिडिटी वाले को इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन बच्चों में वैक्सीनेट करने से पहले डेटा जो है उसका सेफ्टी का आना बहुत जरूरी है, और मोस्टली जो ट्रायल्स होते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं फर्स्ट ट्रायल्स में, और अडल्ट्स में ही वैक्सीन पहले की जाती है। अगर उसमें सेफ्टी डेटा अच्छा है तो फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। और अब कई ट्रायल्स हैं जिसमें अब बच्चों के भी वैक्सीन करके देखे जा रहे हैं, तो सेफ्टी डेटा अगर बच्चों में अच्छा आता है और इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी आती, फिर हम बच्चों में वैक्सीनेट करने का सोच सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली यंगर चिल्ड्रन में जो 5 से 10 साल की उम्र वाले बच्चे हैं, उनमें अभी तक कोई डेटा नहीं है सेफ्टी और एफिकेसी का, इसलिए अभी तक उनको वैक्सीनेट हम नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर गंगा खेड़कर के पास। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अफवाहों से दूर रहना है, और जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी देखें, फॉरवर्ड करने से पहले सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखें। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, तो मैं चाहती हूं कि साइंटिस्ट के एंगल से, क्योंकि डॉक्टर्स के एंगल से हमने पूरी बात सुनी है, एक साइंटिस्ट की नजर से इस वैक्सीन को समझे। कई लोगों का यह मानना है कि 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं वैक्सीन आने में, फिर कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद क्लिनिकल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, फेज 3 अभी भारत बायोटेक का नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट के नजरिए से आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? मैं एक चीज सबसे बड़ी आपको बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी साइंस की उपलब्धि हुई है। ये क्या एक दिन के मेहनत से हुई नहीं। ये HIV में और इबोला में ये वायरल जो प्लेटफॉर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वैक्सीन डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पहले से बनाए वाले थे। उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ये जो विषाणु के खिलाफ जो वैक्सीन बनी है,
वो बना पाए हैं। अब सबसे बड़ी बात हमको एक समझना है, ये तो खुशी है जल्दी साइंस ने उसके खिलाफ वैक्सीन भी डेवलप करी, लेकिन हमको उसके ट्रायल्स भी होना जरूरी था। आप अगर ऐसे देखें तो एनिमल ट्रायल्स से लेके जाके लैब में से तो हुए ही थे, एनिमल ट्रायल्स भी हुए हैं और उसके बाद में ये इंसानों में ट्रायल्स लिए गए। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि एक्सेलरेटेड ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें आप इबोला में देखे हैं, इबोला में भी जो वैक्सीन बनी वो तो फास्ट ट्रैक अप्रूवल मोड में ही बनी थी। तो ये चीजें कि ये लोगों को बेनिफिट देखते हुए जल्द से जल्द वो ट्रायल्स करने के लिए जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी साइंस में अलाउ कर सकते हैं वो दी जाती है और वो इनको मिली है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 साल में वैक्सीन बन गई यानी कुछ गलती हो गई होगी। हमको ये समझना है हम उस जमाने से आए हैं जिस जमाने में हम कई कबार सोचते थे कि फोन लगाना है तो लैंडलाइन से ही लगाना पड़ेगा, मोबाइल हाथ में ले पाएंगे, वीडियो कॉल ले कर पाएंगे। ये उसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो वो तो बहुत ही कम था जब हमने हाथ में मोबाइल लेके फिरना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल भी होना शुरू हो गए। तो बोलने का मकसद क्या है, एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस, एज साइंस प्रोग्रेसेस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिक प्रोडक्ट्स ये होता ही है। उस पर भरोसा रखें। आप हर चीज को अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा आउटब्रेक अगर सारे लोगों को अगर हमको इन्फेक्शन अगर होने तक हमको रुकना है तो वो शायद हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आते हुए फिर डॉक्टर नरेश रेहान से भी मैं ये सवाल पूछूंगी। डॉक्टर गुलेरिया, ये अभी 1 करोड़ पहले हम दे रहे हैं लोगों को वैक्सीन, उसके बाद 2 करोड़ का टारगेट है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक रोल आउट होने के लिए भी कोई रोड मैप है? इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आम लोगों तक कब तक ये उम्मीद रखें वो कि उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाएगा? और इसी के साथ अब तो सर 5 जनवरी हो गया और कुछ ही दिनों में होना है, तो किस तरह से आप लोगों की तैयारी हो रही है इसको पूरा गेयर अप करने के लिए और उस इम्पोर्टेंट डे तक पहुंचने के लिए? डॉक्टर गुलेरिया। तो इसके जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इसके लिए तो कई महीनों से काम चला हुआ है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसका नाम नेगवैक है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री के लोग हैं उसमें, डॉक्टर पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स करके बारीकी से इस पे काम किया है और इसलिए ड्राई रन्स भी हो चुकी हैं। हमने देखा है कि कैसे हम वैक्सीन कोल्ड चेन से, मैन्युफैक्चरर से स्टोरेज एरिया में कोल्ड चेन मेंटेन करके आ सकती हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो कोविन ऐप है उसमें कैसे लोगों का डेटा अपलोड किया जाएगा और कैसे उनको एसएमएस दिया जाएगा कि आपको इस टाइम इस जगह आना है और आपकी वैक्सीन लगेगी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सबको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगेगी और उसका भी एक मैकेनिज्म है जो हॉस्पिटल बेस्ड वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म है। तो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो रेजिडेंट्स हो चाहे और हॉस्पिटल में वर्कर्स हो, अटेंडेंट्स हो, ओटी अटेंडेंट्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सबको वहां पे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद फिर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स पे को भी वैक्सीन करेंगे। उसका भी डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं ज़्यादातर उनकी जो लिस्टिंग है वो स्टेट्स के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। जो उसके बाद जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप आते हैं उसमें जो शुरू वाला फेज है उसमें जो है 50 साल की उम्र वाले लोग हैं और उसमें भी 2 ग्रुप्स है। एक तो पहले 60 साल से उम्र वाले जो हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा और फिर 50 से 60 साल वालों की। इसमें कई मैकेनिज्म्स हैं, इलेक्टोरल रोल है, आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, किसी भी डेटाबेस को यूज करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और किया जाएगा ऐप के थ्रू कि आप रजिस्टर हो गए हैं। आप आपका जो फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और जब आपकी बारी आएगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस जगह आके अपना टीका लगा लें। जो लोग इस पे नहीं आते हैं वो अपने आप को अपलोड करके अपना नाम और डिटेल्स भेज सकते हैं। कई उसके अप्रूव्ड आई कार्ड्स हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, और भी कोई ऑफिशियल आई कार्ड हो जिसमें फोटो हो, तो वो दिखा के वो अपना डेटा अपलोड करके उनको भी एक अपने मोबाइल फोन पे ओटीपी आ जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएंगे और जब उनकी बारी आएगी तो वैक्सीन लगा दिया जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है कि कैसे वैक्सीन लगेगा, लेकिन लगाने में जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि कितने लोगों को हम वहां लगा सकते हैं एक दिन में, उनको आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा
फिर उनको बाद में फॉलो अप करना पड़ेगा कि वो सब ठीक है, और एक रिमाइंडर जाएगा कि अब 28 दिन बाद आपको फिर आना है अपने वैक्सीन लगाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा टास्क है और इसलिए हमें इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, कंट्रोवर्सी पे नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर त्रेहान, आम लोगों तक के लिए कब तक रोल आउट होता हुआ देखते हैं आप? तो अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 3 महीने बाद ये काफी क्रिटिकल मैच हो जाएगा। जैसे अब आप देखें, शुरुआत तो रोल आउट में तो अभी पहले जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक स्टेशन में मैक्सिमम 100 लोगों को इंजेक्शन लगाया जा सकता है, पर एक साइट पे मल्टीपल स्टेशंस हो सकते हैं। तो ये जाहिर है कि अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होगा, और जैसे डॉक्टर गुलेरिया से आपने क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट सेक्टर का कोई इसमें रोल होगा कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने आंसर नहीं दिया, पर मेरा जो इंप्रेशन है कि अभी ये गवर्नमेंट आहिस्ते आहिस्ते कदम ले रही है। और जैसे हुआ था टेस्टिंग में कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट लैब में हो रही थी, फिर उन्होंने लाइसेंस पब्लिक लैब्स को भी, प्राइवेट लैब्स को भी रिक्रूट किया था, वैसा मुझे संभावना है कि ऐसा होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बिल्कुल तैयार है अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर करने के लिए। जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो उसके लिए वो फ्री ऑफ चार्ज, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट सेक्टर में तैयार है गवर्नमेंट के साथ साथ पीछे खड़े होके जहां जहां डिमांड चाहिए वहां पे। ये मैं अश्योर करता हूं कि प्राइवेट में सारे लोग तैयार हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे सबको फ्री लग रही है, हॉस्पिटल्स भी इसको फ्री लगाएंगे और उसमें कोई शंका नहीं है मुझे। तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। और जैसे जैसे, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम है, ये अपने देश का चैलेंज है, इसमें सबको मिलना है, इसमें स्वार्थ किसी को नहीं होना चाहिए, और कभी कोई इसमें गड़बड़ करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं डॉक्टर राम के पास जाऊं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे डॉक्टर गुलेरिया? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 भाग हैं। एक भाग है प्राइवेट जो हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको पहले फेज में लगा दिया जाएगा और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की भागीदारी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के साइट पे वो वैक्सीन लगाया जाएगा। दूसरा आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और लोगों को लगाने के लिए जो हाई रिस्क ग्रुप में, ओवर द एज ऑफ 50 वाले जो लोग हैं, उसमें जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे वहां भी लोग जाके अपना आधार कार्ड या अपना वो आई कार्ड दिखा के अगर उनको वैक्सीन लग सकती है, और ऐसी ऐसी साइट्स बनाई जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, तो जितनी ज्यादा हमारे पास साइट्स होंगी वैक्सीनेट लगाने के लिए, उतने ज्यादा लोगों को हम एक टाइम पे वैक्सीनेट कर पाएंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। दूसरा, में ये भी समझना चाहिए कि और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास अगले 2-3 महीने में आ सकते हैं। जाइडस को भी परमिशन मिली है, और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वाले जो रशियन वैक्सीन है उसमें भी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि अगले 2-3 महीने में और वैक्सीन भी हमारे पास आ जाएंगी, तो उससे हमारा वैक्सीन पूल भी बढ़ जाएगा और फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, और उससे हम एक तो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि उनकी हमारी मोर्टेलिटी कम हो, और एक सफिशिएंट मास ऑफ पीपल जो है वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। और अगर हम उसको उन लोगों से भी जोड़ दें जिनको ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, तो सफिशिएंट हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जिससे हमारे केसेस भी एकदम कम हो जाएंगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर राम, सबसे बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा रिस्पांस डिमांड करता है, और ऐसी ही परिस्थिति को इंसानियत इस वक्त झेल रहा है। ऐसे में तमाम हम कई नेताओं की भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सबको इससे ऊपर उठकर, पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल है, हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल है, CSIR, सबका अलग अलग जो रोल्स है, सबको 200% तक मेहनत करनी होगी, तभी इतने बड़े काम को हम कर पाएंगे। डॉक्टर राम, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर गुलेरिया ने बोला, ये नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, पिछले 10 महीने में जितने भी साइंटिफिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस इंटेंसिटी और स्पीड के साथ हम लोगों ने साथ मिलके काम किया है, पहले टेस्टिंग में, उसके बाद डायग्नोस्टिक्स का, उसके बाद सर्वेलेंस में, डिजिटल मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस में, तो एक इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी आई है सिस्टम में कि हम लोग बहुत थोड़े समय में, जैसे गंगा गडकर साहब ने बोला कि इतना सारा हम लोगों ने किया।
अभी हमारे सामने दो इम्पोर्टेंट हैं जो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जब ये रोल आउट होगा तो दो इश्यूज अभी हैं जो साइंटिफिकली हमें एड्रेस करना पड़ेंगे। एक तो जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है उसमें जो 4 to 12 वीक का जो विंडो है, उस विंडो को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा विंडो सेकंड डोज के लिए हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। वो एक अभी ओपन क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि जो वायरस के म्यूटेशंस हो रहे हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा आउटलायर्स कहाँ पर हैं। तो इसके लिए हम लोग पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग ऑल साइंटिस्ट, ICMR, DBT, CSIR सब लोग मिलके एक स्ट्रेटजी डॉक्टर पॉल को देने वाले हैं कि कैसे हम बैकअप में ये स्टडी करते रहें। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है उनकी टी सेल रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग सब एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, बट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तभी आती है जब अच्छी टी सेल रिस्पॉन्स शुरू में मिलती है। तो उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लकीली जो हमारा एडेनोवायरस बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसके बारे में उन्होंने अपना पेपर अभी पिछले 15 दिन पहले बड़े प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश कर दिया है। उससे हमें काफी डेटा मिला है और हम लोग उस सर्विलेंस पे काम कर रहे हैं और इसको साथ साथ चलाएंगे ताकि अच्छे से इफेक्टिवली हमारे कंट्री में हो। और हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट है जहाँ पे बिल्कुल लोगों के जीवन का सवाल है और हमें इसमें कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर विक्रम, जल्दी से एक रिस्पांस आपसे, आपने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं, और अगर अपने एक्सपीरियंस से वहां के कुछ 1-2 जल्दी से बता दें आप। मैं तो ट्रायल का हिस्सा था जब ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स हो रही थी, तो मुझे 2 डोजेस मिले थे। अभी तक ब्लाइंडेड हूँ, तो वो जो ट्रायल अभी तक है वो खत्म नहीं हुई है, तो उसका मॉनिटरिंग चालू रहेगा। मेरे ब्लड्स, मेरे स्वॉब्स हो रहे हैं। वैक्सीनेशन अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल हुई है, किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है सब लोगों के लिए, जो भी वैक्सीन बनी है वो बहुत हार्ड वर्क साइंटिस्ट ने डाल के आपके लिए सेफ इफेक्टिव वैक्सीन बनाई है। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी अप्रूवल देना पड़ता है, फेज 3 ट्रायल्स तक रुक नहीं सकते हैं क्योंकि 60-70% बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी आपको हेल्थ केयर एजेंसी वैक्सीन देती है वो जाके लें। जितनी जल्दी आप वैक्सीन लेंगे आप खुद की जिंदगी भी बचा सकेंगे और अपने रिश्तेदारों को और फैमिली और फ्रेंड्स को भी बचा सकेंगे। तो भरोसा रखिए और कोई मिथ्स, अफवाहों को फैलने मत दीजिए। बहुत अच्छा कहा डॉक्टर विक्रम ने। डॉक्टर गुलेरिया, 2 लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से। मैं यही कहूंगा कि जैसे डॉक्टर विक्रम ने कहा कि हम जो वैक्सीन मिल रही है हमें वही लगानी चाहिए और उससे हमें भी प्रोटेक्शन मिलेगी और हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि हम उनको इन्फेक्शन ना दें और उनको सीरियस इन्फेक्शन ना हो। इसलिए सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। हैव फेथ इन योर साइंटिस्ट, योर रेगुलेटर्स, और अगर हम ये लगाएंगे तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे और इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। अभी हम ऐसे क्रूशियल स्टेज में हैं कि अगर हमने बहुत देर की और जो वेरिएंट स्ट्रेन जो यूके में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो हमारे यहाँ आ गया तो फिर हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो पिछले 10 महीनों में हमने मेहनत की है वो बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन रोल आउट हो वो लगाएं जिससे हमारे लोगों में इम्यूनिटी आए और फिर हम इस कोविड पैंडेमिक से आगे निकल पाएं। ऐसी आवाजें जिन पर देश भरोसा करता है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर राम विश्वकर्मा, डॉक्टर आर गंगाखेडकर और डॉक्टर विक्रम तलावलीकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज तक के स्पेशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारी सिर्फ यही कोशिश कि हर हाल में हम सब मिलकर इस आवाज को सामने रखें और जो ऑथेंटिक वॉइसेस है, जो साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की आवाज है, वो आप तक पहुंचाएं।